वाई द साइंस ब्रिगेड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो इसका एक पार्ट पहले बन चुका है, उसके दूसरे पार्ट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था केमिस्ट्री की क्या होती है, उसके बेसिक एस्पेक्ट क्या है, क्या उसकी नीड है, क्यों पढ़ते हैं, और कुछ मैटर क्या होता है वगैरह। ठीक है, लेकिन मैटर की डेफिनेशन से शुरुआत हुई थी और हमने देखा था पहली बात आई थी मास और वेट में एक डिफरेंस था जो कि हम लोगों ने डील किया था। आज हम लोग वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे सबसे पहले। सो आवर टॉपिक विल बी वॉल्यूम। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इन मास, ये तो डेफिनेशन थी। सो वॉल्यूम क्या होता है? सो वॉल्यूम जो है डिफाइन किया था इस प्रकार, द स्पेस occupied by matter is called volume. ठीक है, it has dimension of लेंथ क्यूब। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट फॉर्मूला, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। सो ये डायमेंशन किसकी होती है? लेंथ क्यूब की होती है। ठीक है, चलिए भाई मान लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक लाइन, ठीक है, लेट मी डू प्रॉपर वर्क, ये एक लाइन, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस लाइन का मेजरमेंट कर लो, आप कर लो? कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। आप स्केल लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे रखिए, एक पॉइंट यहाँ पे रखिए, देख लीजिए कितना रीडिंग है। लेकिन गलती यहीं पर, मान लीजिए कि रीडिंग आई 2.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और आपका ही एक दोस्त है, वो रीडिंग निकाल के आया क्या? 2.51। आपका दूसरा दोस्त है, वो निकाल के आया 2.511। आपका तीसरा दोस्त निकल के ले आया और वो निकल के ले आया 2.51101296। बाप रे बाप, लाइन एक, मेजरमेंट इतने। अब इसमें सही कौन सा है? ठीक है, सो इसका उत्तर हमें मिलता है व्हाट वी कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, वैसे बता दूं इसमें ये मोर एक्यूरेट माना जाएगा क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स अधिक हैं। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके बारे में चर्चा अब होगी। ठीक है, सो पहले नीड है। नीड क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स में? नीड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नीड क्या है? नीड पता होगी तभी आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। Every experimental observation has certain limit of accuracy. आप दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले आइए, कोई भी ले आइए, सुपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ले आइए, ठीक है, लेकिन जब आप कोई भी क्वांटिटी ऑब्जर्व करते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो आप किसी डिवाइस से करते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन से आपने लाइन को किससे मेजर किया? स्केल से मेजर किया। ठीक है, तो कोई भी डिवाइस ले आइए, उसका कुछ ना कुछ लिमिट ऑफ एक्यूरेसी अधिक होगा। भले ही बाकियों से अच्छा हो, लेकिन वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, ये पॉसिबल। ठीक है, तो एक्यूरेसी के मामला भूल जाइए। ठीक है, तो एक्यूरेसी नहीं है तो हम कहते हैं कि भाई एक्यूरेसी नहीं है, तो अप्रॉक्स में हम कभी कभी वैल्यू लिखते हैं। आपको याद होगा 10th क्लास में हम लोग अप्रॉक्स में वैल्यू लिखते थे, इसीलिए आपने राउंड ऑफ सीखा हुआ है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल काम होता है तो अप्रॉक्सीमेशन बहुत कम यूज होता है, या यूँ कहें कि बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसी हालत में आपको डिफाइन करना पड़ता है कि एरर आपकी कहाँ आने की संभावना है। तो जहाँ एरर आने की संभावना होती है, जहाँ से एरर होना शुरू होती है, उस प्लेस को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इतने सिग्निफिकेंट हमारा फिगर हमारा सेफ है, इसके बाद एरर आ सकती है, और एरर आने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? प्लस माइनस
और दैट लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? वो पॉसिबल लीस्ट वैल्यू जो कि कोई एक डिवाइस अच्छे से मेजर कर सकता है। ठीक है, आपका मीटर रूल है आता है, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? तो भाई वो होता है 0.1 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं 1 मिलीमीटर। ठीक है, आपका वर्नियर कैलिपर कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर्स, और जो है आपका स्क्रू गेज है वो कितना मेजर करता है? 0.001 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इतना अच्छा मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट हैं ये कहना गलत है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं समझ में आ गया? वो फिगर्स जिसके बाद एरर होना शुरू होती है या एरर होने की संभावना होती है। ठीक, अब उनकी नीड क्यों पड़ी? क्योंकि हर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो होता है वो एक डिवाइस से होता है, और डिवाइस आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे दे ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब बात आती है रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेशन। आपको अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया गया, फॉर एग्जाम्पल 2.5168219, ठीक है, आपसे पूछा गया इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जब तक आप ये नहीं जानते सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालते कैसे हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप इसको बताने में असमर्थ या अनेबल होंगे। ठीक है, सो अब हम लिखते हैं रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, ध्यान से देखिए, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला रूल ये है, अगर कोई आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, अगर कोई नंबर आ गया 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ गया, ठीक है, तो हर नॉन जीरो नंबर, फिर क्या, हर नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होता है। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक, दूसरी बात, ऑल जीरोस, ओके, ऑल जीरोस which are at left position of first non-zero number is insignificant। यानी कि आपने कोई वैल्यू लिखी, मान लिया आपने मेजरमेंट किया, एक आप वायर का मेजरमेंट करा उसके डायमीटर का, ठीक है, और आपके पास रीडिंग आया 0.00125, कुछ भी है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, आपको नंबर कितने दिख रहे हैं भाई? 1 2 3 4 5 6, सही बात है, मजा आ गया। लेकिन पहला नॉन जीरो नंबर ये पड़ेगा क्योंकि डेसिमल के हम इधर चलते हैं, जब डेसिमल के इधर चलेंगे तो काउंटिंग इधर से होती है, और जब डेसिमल के इधर चलेंगे तो काउंटिंग इधर से होती है। ठीक, सो 1 आपका पहला नॉन जीरो नंबर पड़ा। पहले नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में, ये लेफ्ट ही हुआ, लेफ्ट में जितने भी नंबर्स हैं ये सब इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी कि अगर मुझसे पूछा जाए कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, तो आप बोलेंगे केवल 3। कितना? 3। क्लियर? ठीक है, अगला देखिए, जीरोस की इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि जीरोस की प्लेसमेंट ही सब तय कर देती है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। ठीक है, सो रूल नंबर 3, ऑल जीरोस प्लेस बिटवीन टू नॉन जीरो numbers are significant। तो अगर आपके पास कोई दो नॉन जीरो नंबर है, मैंने लिखा 2.0001, अब मैं पूछूं आपसे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे जीरो है, ठीक है,
इस ये जीरो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि पहला नॉन जीरो नंबर अब ये पड़ेगा डेसिमल किधर है, ठीक है। क्या ये तीनों भी इनसिग्निफिकेंट है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में पड़ गए, यानी कि इस नंबर में, इस वैल्यू में या इस ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5, कितने होंगे? 5। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है कि काउंटिंग नंबर्स have infinite significant figures. हाथ में कितनी उंगली है? 4। ये अंगूठा है उंगली में, कितनी है? 4। बस। क्या इसके आगे एक जीरो लिखने कोई दिक्कत नहीं? सिग्निफिकेंट है जी हाँ। पहले 4 मोर एक्यूरेट नहीं था, लेस एक्यूरेट था, अभी मोर एक्यूरेट हो गया, एक्यूरेसी बढ़ गई। जीरो लगाते चले एक्यूरेसी बढ़ती चलेगी। ये मत समझिए इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर इसके बाद एक लिख दिया गया तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक। सो काउंटिंग नंबर्स के पास आप इनफाइनाइट जीरो ला सकते हैं, इसीलिए हर काउंटिंग नंबर्स के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं? इन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, पॉइंट नंबर 5, ऑल जीरोस placed at the right side of decimal are significant। तो आपके पास अगर डेसिमल के पास 2.300000, ठीक है। अब आपसे पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप केवल 2 नहीं बताएंगे, आप डेसिमल के राइट हैंड साइड पे जितने जीरो हैं सब के सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 7 है। ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको पता लग गया। जब कोई इंस्ट्रूमेंट काम करता है तो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी भी बताया, यानी कि लिमिट ऑफ एक्यूरेसी जब भी आएगी तो आप जो आंसर देंगे वो प्लस माइनस में देते हैं। आपने देखा होगा ऑब्जर्वेशन। प्लस माइनस में क्यों देखते हैं? प्लस माइनस में इसलिए देखते हैं क्योंकि वहां पे हमको क्या लगता है? वहां पे हमको लगता है एरर। ठीक है। प्लस का मतलब हुआ नेगेटिव एरर है, माइनस का मतलब हुआ पॉजिटिव एरर है, वो हम लोग बाद में देखेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे। सिग्निफिकेंट फिगर्स को प्लस करने का तरीका, मल्टीप्लाई करने का तरीका और डिवाइड करने का तरीका जो आप ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स चलते हैं वैसे चलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब हम सिग्निफिकेंट की फिगर्स की बात करते हैं, जब हम वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है, तो कभी कभी उसको यूजुअली होता है कि हम 10 की पावर्स में लिखते हैं, और जब भी पावर्स में लिखते हैं तो एक्सपोनेंट का रूल काम आता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम एक्सपोनेंट के रूल्स को एक बार फिर से क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। देखिए एक्सपोनेंट्स के रूल्स, रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स या रूल ऑफ पावर्स, जो भी कह लीजिए। देखिए, सो रूल ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स, ओके। कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक नंबर है ए, नंबर है, ठीक है, और उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो नीचे वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं बेस, और ऊपर वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। और इसका लिटरली मतलब ये होता है कि आप ए को उसके द्वारा m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी पावर होती है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेसिक है। आप देखते हैं रूल नंबर 1, ठीक है। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उत्तर कितना आता है?
अगर मान लीजिए कोई आपने एक नंबर लिया जिसकी 2 पावर्स है और बीच में साइन कौन सा मल्टीप्लाई है, तो उस हालत में पावर्स ऐड अप हो जाएंगे। रूल नंबर 3, अगर पूरा स्टोरी ऐसे ही रहे, बस ऑपरेटर हम चेंज कर दें, तो ये आंसर किस में आता है? रूल नंबर 4, ठीक है, अगर किसी की पावर m है और उसकी होल पावर n है, यानी 2 पावर्स के बीच में अगर ब्रैकेट आ जाता है तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लीज इसको रिमेंबर रखिए क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वे में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि जब आप एक्सपोनेंट में पावर को एक्सप्रेस करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में काम आता है। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे ऑर्डिनरी या डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते रहता है, लेकिन एक्सपोनेंट का नियम यही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मोर कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। सो पहला कॉन्सेप्ट जो है वो बता रहे हैं आपको, वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हुआ करते थे। तो एक ऋषि थे, उनका मुझे रियल नेम नहीं पता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कणों को ढूंढते थे, पार्टिकल्स ढूंढते थे, इसीलिए उनका नाम बदल करके कणाद ऋषि रख दिया गया था, ठीक है। सो ऐसे ही प्रजाति के एक और मनुष्य थे जिनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन साहब ने किया क्या था, उन्होंने कहा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ढूंढते थे और कहते थे कुछ ये बात, ठीक है, वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और पहला स्टेटमेंट उनका ये कहता है कि एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ, consist of small indivisible particles called atom। स्मॉल है बढ़िया, पार्टिकल है बढ़िया, एटम है बढ़िया, लेकिन इनडिविजिबल कह दिया, ये पाप हो गया। और यही सारी जड़ है एटॉमिक फिजिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट are identical in all respect। और मैं बता दूं इंक्लूडिंग मास आल्सो, ठीक है। ये बहुत पुराने जमाने के थे, इसलिए इनको ये बातें नहीं पता थी जो अब हम लोग जानते हैं। जैसे ही आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, जैसे आपका ट्राइटियम है, ठीक है, तो जैसे ही आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया, क्योंकि आइसोटोप्स में एक एलिमेंट के कई मास नंबर्स हो सकते हैं। आइसोटोप की डेफिनेशन ये है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। थर्ड बात है एटम कंबाइन with each other in a fixed ratio to form one molecule of a compound। तो कंपाउंड बनाने के लिए एटम्स जो होंगे वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे। यदि आप हाइड्रोजन दुगुना लेंगे और ऑक्सीजन सिंगल ले तभी पानी बनेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन अगर 4 गुना ले लेंगे, ऑक्सीजन 1 गुना रहेगा तो नहीं बनने वाला, ठीक है। और क्यों ऐसा होता है उसकी बात हम लोग केमिकल बॉडी में करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थे। एक पॉइंट और, फोर्थ पॉइंट,
फोर्थ पॉइंट कहता है एटम्स रीऑर्गेनाइज themselves in a new manner to yield the product in a chemical reaction. आप सबने फिजिकल चेंज केमिकल चेंज पढ़ रखा है। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जहां पर न्यू सब्सटेंस बनता है और आप रिवर्स कंडीशन कर देंगे तो आपको पुनः वो स्थिति नहीं मिल सकती। तो केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज आर द सेम वर्ड, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में जब आप रिएक्टेंट लेते हैं, आपने कागज़ लिया, आपने उसको जलाया, जलने के बाद राख बन गया। क्या वो राख से आप फिर से कागज़ बना सकते हैं, उसको फ्रीजर में रख देता नहीं उसका, आपने कंडीशन तो रिवर्स कर दी लेकिन वो काम वापस नहीं हुआ। यानी कि ये चेंज क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, न्यू सब्सटेंस बन चुका है, दैट इज ऐश, ठीक। अब उस ऐश में हो क्या रहा है, हुआ ये कि जब आप उसने बर्न किया था तो बर्न के दौरान जो एटम्स है वो रीऑर्गेनाइज हुए थे, एक दूसरे का जो उनका जो मैनर है वो चेंज हो गया था, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन था उसका, ठीक है। तो ऐसी हालत में अब एटम्स का जो अरेंजमेंट था उसको पुनः या दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए हमारे पास जो सब्सटेंस है वो दोबारा रिक्रिएट नहीं हो पाया, ठीक है। बड़ी देर से बात कह रहे हैं एलिमेंट 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 क्या होता है तो देखिए, ठीक है। लेकिन एलिमेंट से पहले हम आपको बता दें प्योर सब्सटेंस क्या होता है। सो ये है नेक्स्ट हेडिंग, ये प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर। प्योर का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी इम्प्योरिटी, बेसिक डेफिनेशन तो वही है। मैटर which is free from any impurity is called pure matter or pure substance। क्लियर। तो कोई भी इम्प्योरिटी अगर मौजूद नहीं है तो वो क्या होगा, प्योर मैटर कहलाएगा, अगर कोई इम्प्योरिटीज नहीं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग विल बी मिक्सचर। लेकिन मिक्सचर से पहले हम चाहेंगे एक बार कंपाउंड के बारे में जरा पुनः जानकारी हासिल कर लीजिए। हालांकि ये 9th क्लास का टॉपिक हो सकता है लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो हेडिंग इज कंपाउंड। When two or more atoms combines with each other in a fixed ratio, then the substance obtained is called कंपाउंड। सो कंपाउंड में दो या दो से अधिक एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के होने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ डिफरेंट एलिमेंट के होने चाहिए, कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स रेशियो, तो जो बनता है उसे कहते हैं कंपाउंड, करेक्ट। नेक्स्ट इज मिक्सचर। व्हेन टू और मोर substances are combined
then the resultant is called mixture. कंबाइन वहां पे भी हो रहा है, कंबाइन यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन दो अंतर है। पहला, यहाँ एटम्स कंबाइन होने चाहिए, यहाँ पे सब्सटेंस कंबाइन हो सकते हैं। दूसरा अंतर, यहाँ पे रेशियो फिक्स होना चाहिए, यहाँ रेशियो की कोई भी बात नहीं कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। सबसे पहला है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर्स which have identical composition is called homogeneous mixture. आइडेंटिकल कंपोनेंट या आइडेंटिकल कॉम्पोजिशन को कभी कभी हम सेम फेस भी कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल शुगर प्लस वाटर, ये तो बेसिक एग्जांपल। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। So, heterogeneous mixture. Mixtures which have different composition at different location is called क्या? Is called heterogeneous mixture. एग्जाम्पल देख लीजिए, सैंड प्लस वाटर। आप पानी में सैंड को मिला दीजिए, क्या होगा? होगा ये कि सैंड नीचे बैठ जाएगी। तो हर लोकेशन, अगर मैं ऊपर देखता हूँ तो वहाँ पे सैंड उपस्थित नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम होगी। तो हम कह रहे हैं कि वहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है क्या वो सेम फेज में नहीं है, डिफरेंट फेज में है। इसीलिए ऐसे मिक्सचर को हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली बार जब हम देखेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इन सब के ऊपर बात होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V3Y द साइंस ब्रिगेड। तब तक के लिए धन्यवाद।